Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we were on chapter number 3 of geography, that is population composition. So in our previous class, we have basically done as we just discussed that जो ये अपना third chapter है, it is a kind of continuation and the second chapter is moving on. सेकेंड चैप्टर में हमने बेसिकली पॉपुलेशन का जो पूरा आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, वो समझ लिया है. ठीक है. सो उसी को आगे बढ़ने के लिए हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पॉपुलेशन का, डेमोग्राफी का, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन विथ अदर एस्पेक्ट. तो इसमें हम यही देखेंगे कि बेसिकली जो पॉपुलेशन है उसका कॉम्पोजिशन क्या है. तो इसका क्या मतलब है, कितने जेंडर बेसिस पे कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं. उसके बाद हम ये देखेंगे इसमें कि जो पॉपुलेशन है वो एज वाइज कैसे है, कितने हैं जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, कितने हैं जो वर्किंग पॉपुलेशन है, और कैसे कैसे सारी चीजें जो हैं उनका कोई ना कोई इम्प्लीकेशन होता है. सो इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेक्स रेशो, कि बेसिकली सेक्स रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड उसका जो फॉर्मूला है वो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिफर करता है डिपेंडिंग अपॉन एरिया टू एरिया. तो कहीं पे जो ये सेक्स रेशो निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000, whereas इन कंट्रीज लाइक इंडिया जब हमें जेंडर रेशियो निकालना होता है तो हम फीमेल पॉपुलेशन अपॉन मेल पॉपुलेशन इनटू 1000 करते हैं. तो सिंपल टर्म्स में नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, और अगर मेल पॉपुलेशन न्यूमरेटर में हो और फीमेल डिनोमिनेटर में हो तो हम उसको बोल देते हैं नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल. तो वैसे जनरली हम 1000 की कैटेगरी में निकालते हैं. इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं जनरल टर्म्स में, हम ये देखिए अगर फीमेल पॉपुलेशन कम होती है तो वहां पे ज्यादा चांसेस है कि जो सोसाइटी है वहां पे मेल डोमिनेशन ज्यादा होगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगी, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड जैसी चीजें होगी, डोमेस्टिक वायलेंस होगा, और समवेयर अनफेवरेबल कंडीशन और इनइक्वल कंसिडर किया जाएगा वुमेन को जनरली. और जहाँ पे मेल की कम है वहां पे मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है विमेन की पोजीशन अच्छी हो, बट कुछ रीजन ये भी हो सकते हैं कि वहां फीमेल का नंबर इसीलिए ज्यादा है क्योंकि वहां से जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो बहुत सारे मेल जो है वो काम ढूंढने के लिए दूसरी जगह चले गए. देन वी हैड अ काइंड ऑफ आइडिया कि वर्ल्ड की अगर हम रेशियो देखें तो 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स, 100 में ये डेटा लेटिया में सबसे ज्यादा है. अपना ये जो रेशियो है 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स. कतार में लोवेस्ट है 311 मेल्स पर 100 मेल्स. हमने डिस्कस किया था कि ये क्यों इस टाइप का रेशियो है बेसिकली इन एरियाज में इन आवर प्रीवियस क्लास. Then we even had a kind of somewhere discussion जिसमें हमने देखा था जनरली जो सेक्स रेशियो है वो लो होती है कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया यानी मेजर पार्ट्स ऑफ एशिया में, और यूरोप में जो है वहां पे मेल्स होते हैं माइनॉरिटी में. एंड देन अगेन उसके भी रीजंस और इम्प्लीकेशन जो है वी हैव डन इन डिटेल इन आवर प्रीवियस क्लासेस. हमने लास्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक किया था उसका नेक्स्ट टॉपिक से थोड़ा सा कनेक्शन है, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक ओनली. तो हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि एज स्ट्रक्चर में बेसिकली हम देखते हैं कि डिफरेंट एज ग्रुप्स में कितने लोग हैं उस कंट्री में या उस एरिया में जहां का भी हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं. सो दिस इज बेसिकली एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर, क्योंकि हमें पता है कि 15 एज से जो छोटे हैं वो बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है. जो 60 इयर्स से अबव हैं वो भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, वो एजेड लोग हैं. यानी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो हमारी 15 से 59 इयर्स के बीच में है. तो 15 से 59 इयर्स के बीच में जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितने लोग उन पे डिपेंडेंट है.
और उस पे बहुत ज्यादा इससे भी फर्क पड़ता है कि उस कंट्री की इकोनॉमी और आगे जाके डेवलपमेंट कैसा होगा। ऑब्वियसली अगर नीचे वाला सेक्शन भी ज्यादा है, मतलब जो छोटे बच्चों वाला है, तो भी वो आगे जाके वर्किंग पॉपुलेशन ही बनने वाली है। तो उससे हमें वो चीजें पता चलती है। हमें और भी चीजें पता चलती है कि भाई 60 इयर्स अबव जो हैं उनको उनके लिए हमें स्पेशल फैसिलिटीज होनी चाहिए अपनी कंट्री में, अपनी एरिया पे उनके ध्यान रखने के लिए, बिकॉज दे आर ओल्ड पीपल। तो इसीलिए हमें जो एज स्ट्रक्चर है उससे भी बहुत कुछ पता चलता है अबाउट एनी एरिया अबाउट विच वी नीड टू स्टडी। ओके, सो सिमिलरली ये बोल रहे हैं कि जैसे यंग पॉपुलेशन है, इसका मतलब हाई बर्थ रेट है, पॉपुलेशन जो है वो आगे जाके जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो भी अच्छे अमाउंट में होगी अगर वहां पे सारी फैसिलिटीज अच्छी है और चीजें अगर इट इज अ गुड डेवलप काइंड ऑफ कंट्री। अब इसी से रिलेटेड हमें पता है हम एज स्ट्रक्चर के साथ साथ जेंडर को भी ऐड करके किसी कंट्री की बाकी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, स्पेशली कि पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही है, कांस्टेंट है या डिक्लाइन हो रही है। थ्री थिंग्स बेसिकली ये हम जज करते हैं या स्टडी करते हैं थ्रू अ पिरामिड विच इज कॉल्ड एज सेक्स पिरामिड। यानी एज देखते हैं हम और जेंडर देखते हैं। तो मोर क्लियर टर्म्स में देखें तो एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन रेफर्स टू नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप। यानी जेंडर वाइज कितने लोग रहते हैं और वो कौन से एज ग्रुप में आते हैं, मतलब चिल्ड्रन वाले में आते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं या एज वाले में। ठीक है, तो एक जो पॉपुलेशन का ये हम ग्राफ बनाते हैं जनरली पिरामिड शेप का होता है और ये हमें उस एरिया का एज और जेंडर स्ट्रक्चर बताता है। और जिस टाइप का भी वो पिरामिड बनेगा उससे हमें उस एरिया के पॉपुलेशन की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चले। ठीक है, बेसिकली अगेन जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ग्राफ में जो लेफ्ट साइड होता है इट शोज द परसेंटेज ऑफ मेल्स, जबकि जो राइट साइड होता है इट शोज अस द परसेंटेज ऑफ वुमेन इन एज ग्रुप। सो नाउ आई थिंक द बेसिक इज क्लियर कि हम देखेंगे लेफ्ट साइड पे क्या है, मेल का परसेंटेज, राइट साइड पे है फीमेल का परसेंटेज। और जो ग्राफ होता है हमारा वी नो इट हैज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, so we have age group on one of the axis and on the other axis we have our basically percentage। ठीक है, तो ये जो है इसको हम अब स्टडी कर लेते हैं थ्रू 3 different cases। So first we'll do the expanding population. Now when we talk about the expanding population, okay, you can just have a look at the graph। लेफ्ट साइड पे मेल के अपने डेटा है और राइट साइड पे फीमेल की डेटा है। Then we have this age group axis and on the vertical axis and then जो horizontal है उसमें अपना percentage वाइज है। ठीक है, तो अब अपने देखते हैं as I said this is telling us the age and the gender structure of any of the area। So let us first take an example of a area where we notice expanding population। Okay, and we are taking the example of Nigeria। Now as you can see this is basically triangular shaped pyramid, okay, wide base, and so if you clearly notice this is a kind of triangle that is being formed here। So this is basically the graph of typically जो less developed countries हैं उनके ग्राफ ऐसे होते हैं। ठीक है, where we will see जो इनका बेस होता है वो क्या होता है, बहुत वाइड होता है। The base is comparatively very wide as the other you can say, जो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे नैरो होता जाए। सो दिस इज जो हमने स्पेसिफिकली नाइजीरिया का लिया है, बट इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेनी ऑफ द लेस डेवलप्ड कंट्रीज। सिमिलर काइंड ऑफ ग्राफ होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है, बेस जो है वो क्या होता है, वाइड होता है। यहाँ पे रीजन क्या है, these have larger population in lower age, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट क्या होती है, हाई होती है। ओके, बट बाकी कंडीशंस जो है वो इतनी फेवरेबल आगे नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है, पॉपुलेशन रिड्यूस होती रहती है।
ओके, इसीलिए हम बोलते हैं ये जो कंडीशन है ये बेसिकली बहुत सारे जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी है। बेसिकली अगर हम बांग्लादेश का देख लें या मैक्सिको का देख लें तो इसी टाइप का अपना पिरामिड बने। तो दिस इज अबाउट द यू कैन से द पिरामिड ऑफ द एरिया हैविंग पॉपुलेशन एक्सपेंशन, एक्सपैंड हो रही है पॉपुलेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कांस्टेंट पॉपुलेशन, यानी जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, बहुत ज्यादा बढ़ती या कम नहीं होती है। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। नाउ यहाँ पे जो है इट इज अ काइंड ऑफ बेल शेप्ड यू कैन से ग्राफ। ठीक है, जो ऊपर की तरफ क्या कर रही है, टेपर कर रही है। सो यू कैन नोटिस इन दिस ग्राफ दैट बर्थ रेट और डेथ रेट जो है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल है, जिसके कारण क्या है, पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। सो जस्ट नोटिस दिस इज द ग्राफ विच वी कैन कॉल एज दी बेल शेप्ड। अगर इजीली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ऐसे बेल शेप कर लो। वैसे तो बेल शेप्ड इज लाइक दिस काइंड ऑफ ग्राफ, बट वी विल कंसिडर इट एज दिस ऑलमोस्ट, क्योंकि अपने पास ये ट्राइंगल तो नहीं है, इट इज नॉट अ ट्राइंगल, so obviously what is it, it is kind of bell shaped graph. ठीक है, like this. So this is basically the graph of the areas where we have almost kind of constant population, जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि डेथ रेट और जो बर्थ रेट है they are almost equal. So because birth and death rate are almost equal, therefore the population is constant. So this was our constant population. Now we move on to the third pyramid, which is declining population. अब जो हमारी declining population है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम about the जापान। जनरली जो डेवलप कंट्रीज होती है वहां पे होता है इस टाइप का ग्राफ। यहाँ पे क्या होता है, बेस जो है वो नैरो है और टॉप जो है वो टेपर हो रहा है। सो यू कैन सी कि जनरली जो बेस है वो इतना ज्यादा वाइड नहीं है। यू कैन नोटिस दिस इज तो वेरी स्मॉल एंड समवेयर हियर, ओके। दैट मीन्स जो बेस है हमारा वो क्या है, इट इज नॉट वाइड एज इट वाज इन द, हमने देखा था द फर्स्ट केस एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन में पढ़ा था कि बेस जो है वो वाइड होता है, पर इनका जो है बेस क्या होता है, नैरो होता है। द बेस इज नैरो एंड देन यू विल सी एंड अ टेपर्ड टॉप, यानी ऊपर की तरफ भी क्या होता है, टॉप जो है वो टेपर्ड होता है। बीच में जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है इनकी वो वी कैन से ह्यूज अमाउंट, ग्राफ जो है उसमें मैक्सिमम प्रोपोर्शन जो है या ये बहुत एक्सपैंडेड होती है। कौन सी, बेसिकली जो वर्किंग अपनी इनकी पॉपुलेशन होती है। अब देखो नैरो बेस और टेपर टॉप का मतलब क्या है, बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है। ओके, so we need to understand birth rate is also low and the death rate is also low. तो यहाँ पे क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है या तो जीरो होती है या नेगेटिव हो जाती है। ओके, so what happens here is either the population growth is zero or negative. Okay, so this generally happens in developed countries, as we have studied one of the examples. Now, there is one more thing that is given in your book. Basically, if you check properly, it is aging population. Okay. Now, what is aging population? Population aging is the process by which the share of the older population becomes proportionally large. Now, what happens in this case is that due to better conditions, better facilities, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, इसीलिए एजिंग पॉपुलेशन जो है वो क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। ये एक तरीके का न्यू फिनोमिना है जो हम 20th सेंचुरी में देख रहे हैं। ज्यादातर जो डेवलप कंट्रीज है वर्ल्ड की, वहां पे ऐसा हो रहा है कि हायर एज ग्रुप जो है उनका प्रपोर्शन, उनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ, एज आई सेड, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एंड विद द रिडक्शन इन बर्थ रेट
द प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन द पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड, और जो एजिंग पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। सो ये एक नया फिनोमिना है जिसमें हम देख रहे हैं ज्यादातर डेवलप कंट्रीज में जो एजिंग पॉपुलेशन है उनका प्रपोर्शन स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, तो इससे अपना जो पिरामिड है एंड जो ग्राफ है अबाउट दी of graph, they may ask you few questions regarding what does it represent, so you should be able to answer that. Okay, now we move on to the next topic, which is our rural urban composition. Okay, now हमें पता है रूरल इज बेसिकली कंट्री साइड विलेजेस, है ना, ये वाली एरिया को हम रूरल बोलते हैं, और अर्बन मेनली वी हैव आवर सिटीज एंड सो वी नीड टू हेयर अंडरस्टैंड कि किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन है वहां पे जो उनका पॉपुलेशन कितने लोग जो हैं वो रूरल एरियाज में रहते हैं और कितने लोग हैं जो कि अर्बन एरियाज में रहते हैं, उनके भी अलग इम्प्लीकेशन होते हैं, उनके भी अलग रीजंस होते हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, बिकॉज ऑब्वियसली ये भी कॉम्पोजिशन में ही आएगा कि कितने लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं एंड कितने लोग जो हैं सिटीज वगैरह में रहते हैं, व्हाट आर दी रीजन कि जहाँ पे पॉपुलेशन कम है या ज्यादा है। सो दैट इज व्हाट वी विल बी नाउ गोइंग थ्रू नाउ. So, division of population into rural and urban is based on the residence कि वो लोग कहाँ रहते हैं. So, this division is necessary because हमें पता है कि रूरल और अर्बन लाइफस्टाइल जो है उनके लाइवलीहुड में, सोशल कंडीशन में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं. The way people live their life in rural areas, the facilities that are available to them, उसके बाद जिस टाइप की उनकी कंडीशंस होती है, जैसे वो लोग एनवायरनमेंट में रहते हैं, इन टर्म्स ऑफ देयर कंडीशन, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन, दैट इज टोटली डिफरेंट टू द पीपल हु लिव इन द अर्बन एरियाज, है ना. तो एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट, सारी चीजें रूरल और अर्बन एरियाज में अलग अलग है. मतलब जो जिस हिसाब से किस एज के ज्यादा लोग गांव में मिलते हैं या शहर में मिलते हैं, जेंडर वाइज, ऑक्यूपेशन वाइज, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ ज्यादा होती है, कहाँ कम होती है, डेवलपमेंट किस लेवल पे है, ये सारी चीजें ऑब्वियसली बहुत डिफर करती है इफ वी ट्राई टू टॉक अबाउट रूरल एंड अर्बन एरियाज और इफ वी वांट टू कंपेयर इट. ठीक है ना. तो द क्राइटेरिया फॉर डिफरेंशिएटिंग द रूरल एंड द अर्बन पॉपुलेशन वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. तो जो क्राइटेरिया है बेसिकली फॉर समवेयर कंपेयरिंग या दोनों को अलग करने के लिए रूरल और अर्बन पॉपुलेशन, वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है. पर अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें तो रूरल एरियाज वो होते हैं जहाँ पे लोग ज्यादातर किस चीज में इन्वॉल्व रहते हैं, कौन सी टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में दे आर जनरली इन्वॉल्व इन द प्राइमरी एक्टिविटीज. वी नो कि जो कंट्री साइड में, रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं वो मेनली किस चीज में इंगेज होते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज. वेयर एज जो हमारे अर्बन एरियाज में लोग रहते हैं वो बेसिकली किसमें इन्वॉल्व होते हैं, ज्यादातर नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में. ओके, तो यानी जनरल टर्म्स में हम कुछ हर कंट्री टू कंट्री वेरी करता है वैसे परसेप्शन अर्बन और रूरल का, पर हम एक चीज जो समवेयर बहुत कॉमन है हर जगह पे वो ये है कि रूरल एरियाज में क्या होगा, लोग जो हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज्ड होंगे और अर्बन एरियाज में ज्यादातर नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज्ड होंगे. ठीक है. नाउ अब हम ये अगर समझें रूरल और जो अर्बन डिफरेंसेस हैं, ठीक है, समवेयर
in terms of even gender, वो भी क्या है, it is different from one area to the other. We will notice few changes and these changes will help us understand few things. So I think you all can look at the graph on the screen as well. You can have a look at them in your book on page number 20. ठीक है, this will help you to understand. So first we will understand कि ये जो ग्राफ दिख रहा है हमें, ये हमें एक्चुअली में दिखा क्या रहा है, then we'll try to interpret it. Okay, so you can see the rural and the urban differences in the sex ratio in Canada and the West European countries, जैसे कि Finland are just opposite, you can say, to those in African and Asian countries, जैसे कि Zimbabwe and Nepal. अब देखो, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे क्या होता है, जनरली मेल्स आउट नंबर फीमेल्स इन रूरल एरियाज एंड फीमेल्स आउट नंबर द मेल्स इन द अर्बन एरियाज. सो जस्ट अंडरस्टैंड अगेन एंड डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज है, ओके, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे नोटिस करो कि मेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं फीमेल से गांव में, और फीमेल्स जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं मेल से इन अर्बन एरियाज. दिस इज द कंडीशन इन द वेस्टर्न कंट्री. ठीक है, यानी कि यू कैन सी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है बेसिकली जो अपने यहाँ पे नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे केस क्या है, रिवर्स है, उल्टा है. बिकॉज हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है, जो फीमेल्स हैं वो गांव में यानी रूरल एरियाज में ज्यादा है और जो मेल्स हैं वो अर्बन एरियाज में ज्यादा है. अगेन इसको इफ यू वांट टू इंटरप्रेट इट इज वेरी सिंपल. इफ वी टू अंडरस्टैंड बेटर, हमें पता है हमारी कंट्रीज और ये जो एशिया में है यहाँ पे क्या होगा, लोग जो है मेल जो है वो काम के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए अर्बन एरियाज नंबर जो वो अर्बन एरियाज में ज्यादा हो जाए, और इसीलिए जो विमेन है उनका नंबर क्या हो जाएगा, रूरल एरियाज में कम हो जाएगा. एंड ऑपोजिट इज द केस इन द वेस्टर्न कंट्रीज. नाउ लेट अस मूव ऑन. The excess of females in urban areas in US, Canada and few parts of Europe is basically result of influx of females from rural areas to avail vast job opportunities. जैसे मैंने बोला, जैसे हमारे यहाँ पे होता है वैसे वहां पे रिवर्स होता है. तो सिमिलरली वहां पे क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए फीमेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ मूव करती हैं. सो इट इज जस्ट द ऑपोजिट केस. इसीलिए यहाँ पे जो केस होता है उसका वहां पे उल्टा हो जाता है वेस्टर्न कंट्रीज. Along with this, farming in these developed countries is highly mechanized, और इसीलिए ये लार्जली क्या है, मेल ऑक्यूपेशन होती है. कौन सी वाली, फार्मिंग. कहाँ पे, डेवलप कंट्रीज पे मेन बेसिकली मेल का ऑक्यूपेशन होता है. जबकि अगर हम एशियन एरिया हम देखें, बाय कंट्रास्ट द सेक्स रेशियो इन एशियन अर्बन एरियाज रिमेन मेल डोमिनेटेड बिकॉज मेल माइग्रेशन इधर होती है, और हमारी कंट्रीज जो हैं वहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटी में फीमेल पार्टिसिपेशन भी बहुत बड़े फॉर्म में होता है. वाई बिकॉज वी नो कि यहाँ पे इतनी ज्यादा हाईली मैकेनाइज नहीं है, तो जो फैमिली मेंबर्स हैं और घर के ऑलमोस्ट एवरीवन जो है फैमिली मेंबर्स ऑफ फार्मर्स पार्टिसिपेट इन द फार्मिंग एक्टिविटी. तो इसीलिए अगेन वन कंट्रास्ट है कि वहाँ पे जो रूरल एरियाज है वो मैकेनाइज, वहाँ पे हाईली मैकेनाइज फार्मिंग होती है, इसीलिए क्या होता है वहाँ पे मेल ऑक्यूपेशन है बेसिकली वो. Whereas यहाँ पे फीमेल भी इक्वली पार्टिसिपेट करती है इन द फार्मिंग एक्टिविटी इन अ बिग वे इन रूरल एरियाज. एंड देन शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी, लैक ऑफ सिक्योरिटी, जिसके कारण क्या विमेन जो है अपने एशिया वाले एरिया में
जो माइग्रेट नहीं करना चाहती है फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, क्योंकि भाई ऐसे शिफ्ट करेंगे फॉर वर्क, ऑब्वियसली देयर हाउसिंग विल नॉट बी दैट गुड, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हाई होती है अर्बन एरियाज में, जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं मिल पाती उनको, फिर सिक्योरिटी और विमेन जो है, इसीलिए वो सोचती है कि इट इज बेटर टू स्टे इन द रूरल एरियाज देन टू मूव टू द अर्बन एरियाज because of the problems that we just discussed, like the shortage of basically जो housing है, job opportunities, cost of living is also high, and the other things that are prevalent in urban areas. So that is why हम देख रहे हैं पूरा somewhere opposite है, पूरा contrast है between the Western countries and the Asian countries. So, and we have also understood the reason why the cases are totally opposite, where we see that in Western countries, generally female outnumber the males in urban areas, and males are more in the rural areas. Whereas in countries like ours, male outnumber, that is male का number ज़्यादा होता है in the urban areas, and female number is comparatively more in the rural areas. ठीक है? So this is, I suppose, clear to you through these examples, basically rural urban composition जो है कैसे होता है, and जो इसके क्या implications है. Okay. Now we move on to the next topic. Next topic is literacy. Obviously ये भी एक important factor है कि जितने लोग हैं उनमें से कितने literate है, क्योंकि उसके भी क्या होंगे, obviously बहुत सारे implications होंगे. So basically literacy होता क्या है? Literacy is proportion of literate population of a country is an indicator of its socio-economic development, as it reveals the standard of living, social status of females, availability of educational facilities, and the policies of government. यानी कि एक कंट्री में कितने लोग लिटरेट है, उससे हमें पता चलता है कि उस कंट्री की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, डेवलप्ड है या नहीं है, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, सोशल स्टेटस फीमेल का क्या है, क्योंकि हमें लिटरेसी से पता चल जाएगा कितनी लिटरेट है कितने नहीं है, मेल फीमेल वाइज भी, जेंडर वाइज भी. उसके अलावा ये पता चलेगा अगर ज्यादा लिटरेसी है, इसका मतलब एजुकेशनल फैसिलिटीज जो हैं वो अच्छी हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं. तो यानी लिटरेट पॉपुलेशन कितनी है, लिटरेसी कितनी है, उससे अपने कंट्री का ओवरऑल अपने पास एक पिक्चर आ जाएगा. वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री और एरिया. तो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कॉज भी है और कॉन्सिक्वेंस भी है लिटरेसी का. अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है तो क्या हो जाएगा, लिटरेसी रेट, लोग अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए भेजेंगे तो एजुकेशन ऑब्वियसली बढ़ेगा. और कॉन्सिक्वेंस भी है, अगर कॉन्सिक्वेंस इसलिए अगर इकोनॉमिक ग्रोथ है तो लोग भेजेंगे, और कॉज क्यों है, इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोग उसको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे अपने बच्चों को. सो इट इज कॉज एंड ऑल्सो एंड कॉन्सिक्वेंस ऑल्सो, कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए हमें तो हमें एजुकेशन करना पड़ेगा, और अगर एजुकेटेड होगी पॉपुलेशन तो ऑब्वियसली फिर क्या हो जाएगी, खुद ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी. That is why it is cause as well as consequence. So that means to have economic development, you will have to have an educated population. And then if you have an educated population, a literate population, aware, मतलब जिनको पढ़ना लिखना आता है, एजुकेटेड है, तो ऑब्वियसली आपके कंट्री की, आपके एरिया की जो भी रीजन है उसकी क्या होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी. तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में देखो, till junior classes we just understand the basic, those who know how to read and write, बस under 7 years of age, हम above 7 years of age उसको हम literate बोल देते हैं. But now because we are in 12th class, let us be more specific. तो अगर इंडिया की टर्म्स में बात करें तो लिटरेसी रेट का मतलब है परसेंट ऑफ पॉपुलेशन above 7 years of age who is able to read,
write and have the ability to do arithmetic calculation with understanding. यानी जिनको पढ़ना आए, जिनको लिखना आए, एक तो पहली चीज above 7 years of age, पढ़ना आए, लिखना आए, और छोटे मोटे जो मैथ के कैलकुलेशंस है वो आ जाए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये जो बेसिक चीजें हैं ये आनी चाहिए. So again, understand, if now I ask you about literacy rate, you will not write a simple definition, who know 7 years above, know how to read and write. You have to write denotes the percentage of population above 7 years of age who is able to read, write and have the ability to do arithmetic calculations with understanding. ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लिटरेसी रेट. और लिटरेसी रेट से हमें पता चल जाएगा कि जो कंट्री है उसमें कितने परसेंट पॉपुलेशन लिटरेट है, कितने इसमें मेल है, कितने फीमेल है, क्या इनकी कंडीशन है, और कितने वो जो कंट्री है उसमें कैसे एजुकेटेड सेक्शन है, उसकी क्या डेवलपमेंटल लेवल है, और जो हमने पहले जितनी भी चीजें पढ़ी. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. द टॉपिक इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. अब हमने जब सब कुछ बात कर ली है तो हम ऑक्यूपेशनल कॉम्पोजिशन भी देखते हैं कि एक कंट्री की ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है. ये आई हैव ऑलरेडी डिस्कस की जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है. अपनी जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, इट इज बेसिकली एज बिटवीन पीपल हु मेन एंड विमेन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 15 ईयर्स. ठीक है, तो 5 to 15 ईयर्स के बीच में जितने भी एज ग्रुप में लोग आते हैं उनको हम बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन. वो ही है जो अलग अलग ऑक्यूपेशन में, अलग अलग एक्टिविटीज में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो फॉरेस्ट्री हो, फिशिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, कुछ कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन हो, सर्विसेज, कम्युनिकेशन या अनक्लासिफाइड सर्विसेज. मतलब चाहे वो प्राइमरी में हो, सेकेंडरी में हो, टर्शरी सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में हो, बेसिकली ये हमारा एज ग्रुप है जो किसमें इंगेज होता है, विच इज एक्चुअली कॉल्ड द वर्किंग पॉपुलेशन. ठीक है, ये अलग अलग किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज हो सकता है. नाउ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ये जो है ये हमें पता है आर इन्वॉल्व इन द प्राइमरी एक्टिविटीज. वी ऑलरेडी नो इट, वी आर स्टडीइंग इट सिंस वेरी यंग, है ना. देन हमें पता है मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारी क्या आ जाती है, सेकेंडरी. मैन्युफैक्चरिंग इज सेकेंडरी. देन वी हैव ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज एज अवर टर्शरी. दैट इज ऑल्सो वी नो. ओके, and then job related to research, information technology and developing areas are basically our quaternary activities. ठीक है, ये हमें पता है. So we know primary activities basically forestry, fishing. Secondary अपना आ जाएगा manufacturing. Third we have our transport, trade, communication services, and then quaternary we have our research, information technology and developing ideas. So जो proportion of population जो इन 4 sectors में engage है, उससे अपने को पता चलता है कि उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है. बिकॉज जो डेवलप कंट्रीज है उनमें जनरली इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें बहुत लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है इन द बेसिकली सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर. एंड इन इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी स्टिल प्रिमिटिव स्टेजेस पे है और ज्यादातर लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में इंगेज्ड है एंड बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में इन्वॉल्व है. सो हम जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उससे हमें पता चलेगा कि अगर इकोनॉमी डेवलप्ड है तब तो वो प्राइमरी के अलावा बाकी सारे सेक्टर्स में ज्यादा इन्वॉल्व है, ज्यादा लोग वहां पे इंगेज्ड है. वेयरएज अगर इकोनॉमी प्रिमिटिव स्टेजेस पे ही है अभी, तो वहां पे क्या होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा जो है प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर टेल्स अस अबाउट, you can say, the population. Again, this also we have done in great detail in our previous classes, but we should again have an idea कि कैसे ये अपने को क्या बताते हैं about the development of the country or about you can say country जो है किस level पे है if you talk in terms of economic stages. ठीक है, so primitive होगी अगर primary में mainly engaged है.
तो अगर मेनली प्राइमरी में देन इट इज एट प्रिमिटिव स्टेज, एंड देन अगर बाकी 2-3 में है सेकेंडरी टर्शरी में, तो ग्रेजुअली इट इज बिकमिंग मोर डेवलप्ड एंड इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन अदर सेक्टर्स एज वेल. पीपल आर मोर एंगेज्ड इन द अदर सेक्टर along with the primitive, जिसमें along with primary, जिसमें पहले वाले में ज्यादातर लोग सिर्फ प्राइमरी में एंगेज रहते हैं, एग्रीकल्चर एंड अदर एक्टिविटीज. सो वो हमारा वी नो उसके रीजंस, देन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स. तो जैसे जैसे डेवलप होगी वैसे ज्यादा लोग सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर्स में आएंगे और वर्किंग अपॉर्चुनिटीज और मिलेगी और इकोनॉमी भी डेवलप होगी और the whole country will also develop. So with this we complete the chapter, and just give this chapter a reading. If you have any problem relating to the chapter, come back with your problem and we'll discuss and solve all your problems. So this is it for today. Now we will meet in the next.